नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी की क्लास में। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। राजस्थान का अपवाह तंत्र, सबसे पहले जिस बात की चर्चा करनी जरूरी है वो है यहाँ पर अपवाह तंत्र की, कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा, दो शब्द हैं यहाँ पर। पहला जो शब्द है इसको तो यहाँ पर बोला जाता है अपवाह, दूसरा जो शब्द है उसको यहाँ पर बोलते हैं अपवाह तंत्र। दो शब्द हैं। पहले शब्द के बारे में बात करें तो पहला जो शब्द है वो इस तरह से परिभाषित होता है कि नदी अपने जल को लेकर के एक दिशा से दूसरे तरफ जब बहती है तो उस बहाव का जो तरीका है या जो बहने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। और दूसरा जो शब्द है, इस दूसरे शब्द की यदि हम बात करें तो दूसरा जो शब्द अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत देखिएगा क्या होता है, कोई एक मुख्य नदी और उस मुख्य नदी में अनेकों सहायक नदियां आकर के, छोटी छोटी अनेकों सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं, तो बनने वाला प्रतिरूप जो है वो क्या कहलाता है? प्रतिरूप या नदी का जाल। और उस प्रतिरूप और नदी के जाल के द्वारा जितने क्षेत्र को कवर किया जाता है वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? उस नदी का अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई एक मुख्य नदी है, वो मुख्य नदी इस तरह से बहते हुए एक स्थान से एक दूसरे स्थान की तरफ जाती है, तो यहाँ पर ये जो स्थान है ये तो इसका क्या कहलाता है? उद्गम कहलाएगा। और ये जो स्थान है ये इस नदी का समापन बिंदु कहलाएगा, ये उद्गम कहलाएगा, ये समापन बिंदु। मार्ग में अब जितनी छोटी छोटी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, वो सहायक नदियां मिलकर के इस तरह का एक प्रतिरूप तैयार करती हैं। और इन छोटी सहायक नदियों में भी अनेकों और छोटी सहायक नदियां शामिल होती हैं। तो ये जो आपके सामने एक जाल, एक प्रतिरूप तैयार हुआ, इस जाल और प्रतिरूप के क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है? अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र के नाम से संबोधित करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम यहाँ राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र के अंतर्गत। और इसमें यहाँ सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से नदियों को विभाजित किया गया है। ये इनके उद्गम और समापन बिंदु के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से प्रकार में यहाँ पर कितने प्रतिशत जल समाहित है। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के अपवाह के बारे में। राजस्थान का अपवाह मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो भाग है उस पहले भाग को यहाँ पर हम संबोधित करते हैं। देखिएगा, अपवाह तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 की बात करें तो पहला जो प्रकार है, इस पहले प्रकार को बोलते हैं अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां या कह सकते हैं आंतरिक नदियां। देखिएगा, अंतः प्रवाही और आंतरिक नदियों की परिभाषा की बात करें, यहाँ इसको सरल करें, इस शब्दावली को, तो यहाँ पर हम कहेंगे ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थान से उद्गमित होकर के बहते हुए या तो धरातल में समा जाएं या फिर उसी प्रदेश के आंतरिक भाग की किसी आंतरिक झील में समाप्त होती हों, तो इस प्रकार की नदियां आंतरिक या अंतःप्रवाही नदियां कहलाती हैं। इन आंतरिक और अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत राजस्थान में नदियों में जो जल प्रतिशत है, उस जल प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 60.2% जल जो है इन अंतः प्रवाही या आंतरिक नदियों के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट, सेकंड टाइप की हम बात करें तो सेकंड टाइप जो है उस टाइप को यहाँ पर बोला जाता है अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय नदियां, यहाँ पर ये नाम अरब सागरीय क्यों रखा गया इसका? ये इसलिए रखा गया क्योंकि ये नदियां, जितनी भी नदियां हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ये सारी नदियां अरब सागर में बहते हुए अरब सागर में अपना जल ले जा करके उड़ेलती हैं। तो यहाँ इस प्रकार की नदियों को अरब सागरीय नदियों के नाम से संबोधित कर दिया गया। अब इन नदियों के अंतर्गत
समाहित जल के प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 17.4% जल जो है इन अरब सागरीय नदियों के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप जो है वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनका ये नामकरण इसलिए रखा गया क्योंकि जो भी नदियां हैं ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, इस कारण से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इनका नामकरण रखा गया। और यहाँ पर इनके अंतर्गत समाहित जल प्रतिशत की बात करें तो यहाँ 22.4% जल जो है इन नदियों के अंतर्गत समाहित माना जाता है। तो बच्चों ये हो गया यहाँ पर राजस्थान के अपवाह तंत्र के विभाजन का कार्य, प्रकार का कार्य। अब इसमें भी देखिएगा हम उन नदियों के नाम की चर्चा कर लेते हैं जो नदियां इनमें शामिल हैं। जैसे अंतः प्रवाही नदियों की बात करें उनके नाम यहाँ पर मेंशन करूंगा। अरब सागरीय की बात करें तो यहाँ अरब सागरीय नदियां जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियां। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अंतः प्रवाही नदियों की चर्चा करें तो अंतः प्रवाही नदियां जो हैं ये अंतः प्रवाही नदियां, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां शामिल हैं। नंबर 1 पहली नदी, इस नदी को बोलते हैं घग्गर नदी। दूसरी नदी, इसका नाम है यहाँ पर कांतली। तीसरी नदी को संबोधित करते हैं कांकनी नदी के नाम से। देखिएगा अभी एक एक नदी को लेकर के हम एक्सप्लेनेशन करेंगे विद डायग्राम। इन नदियों के उद्गम, समापन, लंबाई और इनका बहाव क्षेत्र, इनकी कुछ विशेषताएं, इनके उपनाम, इनके बारे में चर्चा भी हम करेंगे। एक एक नदी को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट चौथी जो नदी है उस चौथी नदी को यहाँ पर बोलते हैं रूपा रेल नदी। ये सभी अभी आंतरिक नदियों के नाम की चर्चा कर रहे हैं हम। पांचवी जो नदी है, इस पांचवी नदी को बोलते हैं साबी नदी। छठी जो नदी है इस नदी को यहाँ पर बोलते हैं मेंथा नदी। सातवीं नदी का नाम है यहाँ पर रूपन गढ़ का नाला। सातवीं नदी कौन सी है? रूपनगढ़ का नाला। और आठवीं नदी जो है इस नदी को यहाँ पर बोलते हैं मेर खारी नदी। और नौवीं नदी जो है, जो अंतः प्रवाही नदियों के अंतर्गत शामिल हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं खंडेला नदी। तो बच्चों देखिएगा आपके सामने अंतः प्रवाही नदियों के नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं और इन नाम में अब यहाँ पर हम एक एक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है जो राजस्थान से निकलती हैं, बहती हैं, और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ जाकर के गिरती हैं, उनके नाम की चर्चा हम कर लेते हैं एक बार। तो देखिएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागरीय नदियाँ जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं कौन कौन सी हैं के नाम की बात करें। नंबर 1 पहला जो नदी तंत्र है उस पहले नदी तंत्र को यहाँ पर बोला जाता है लूनी नदी तंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? लूनी नदी तंत्र। और उसके पश्चात दूसरा जो नदी तंत्र है उस नदी तंत्र को बोलते हैं माही नदी तंत्र। उसी के साथ साथ यहाँ पर पश्चिमी बनास नदी। और चौथा जो नदी तंत्र है यहाँ पर जो अरब सागर में अपना जल ले जाकर के गिराता है उसको बोलते हैं साबरमती नदी। ये 4 नदी तंत्र जो हैं राजस्थान से बहते हुए कहाँ जाकर के गिरते हैं? अरब सागर में अपना जल ले जाकर के गिराते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 नदियाँ। तो ये नदियाँ सारी कौन से प्रकार में शामिल हैं? अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी तंत्रों की। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले जो नदी तंत्र हैं उन नदी तंत्रों के अंतर्गत जो नाम शामिल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो प्रकार है, इस पहले प्रकार को यहाँ पर बोलते हैं हम चंबल नदी। क्या कहते हैं? चंबल नदी। दूसरे प्रकार को यहाँ पर बोला जाता है बनास नदी।
तीसरा जो प्रकार है, इस तीसरे प्रकार को यहाँ पर हम संबोधित करते हैं बाणगंगा के नाम से, तो बाणगंगा नदी। चौथा जो प्रकार है, इस चौथे प्रकार को यहाँ पर हम बोलते हैं गंभीर नदी। ये चार प्रकार बंगाल की खाड़ी में, ये चारों नदी तंत्र अपना जल ले जाकर के गिराती हैं, इसीलिए इनको बंगाल की खाड़ी में शामिल किया गया है। तो बच्चों, आपके सामने ये नदी प्रतिरूप जो है, नदी प्रकार जो है राजस्थान के अपोहा का, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक नदी की चर्चा करते हुए। सबसे पहले घग्गर नदी को लेकर के चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो पहली जो नदी है अंतःप्रवाही नदी के बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट घग्गर नदी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, और घग्गर नदी से संबंधित एग्जाम में जो सवाल आते हैं उन सवाल को लेकर के भी चर्चा हम करेंगे। इसके उद्गम को लेकर के चर्चा करेंगे, इसकी लंबाई को लेकर के चर्चा करेंगे, इसके समापन को लेकर के चर्चा करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, पहली नदी जो है, जो अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत शामिल की जाती है, अंतःप्रवाही नदियां। बात कर रहे हैं अब हम अंतःप्रवाही नदियों की। अंतःप्रवाही नदियां, अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत सबसे पहली जो नदी है, उस सबसे पहली नदी को यहां पर हम संबोधित करते हैं घग्गर नदी के नाम से। देखिएगा घग्गर नदी, इसका उद्गम, इसके उद्गम के बारे में यदि बात करें तो देखिएगा बोर्ड की तरफ इधर ये जो मैप बना हुआ है, इस मैप में आप आइए, देखिएगा मैप में यहाँ पर ये पहाड़ी नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, और इस पहाड़ी नुमा संरचना को कालका की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इस पहाड़ी का? कालका की पहाड़ी। कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी में स्थित है, और राज्य की बात करें तो राज्य यहाँ पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो घग्गर नदी का उद्गम माना जाता है कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश से। अब इसके पश्चात यह नदी बहते हुए दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हुए आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश करती है, उस स्थान को लेकर के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार क्या माना जाता है। तो घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार जो है वो तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ को माना जाता है, और यहाँ से फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ के बाद श्री गंगानगर जिले में बहते हुए ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुँच जाती है। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान जो है फिर इसका क्या माना जाता है? समापन बिंदु माना जाता है, अंतिम क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कालका की पहाड़ी, उद्गम स्थान लिखा हुआ है कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, और समापन बिंदु की बात करें तो इसका समापन बिंदु माना जाता है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, और ये कहां पर है बच्चों? पाकिस्तान में। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। लेकिन देखिएगा इसका जो समापन बिंदु है वो अधिकांशतः माना जाता है बटनेर का हनुमानगढ़। यहाँ पर राजस्थान में जैसे ही ये प्रवेश करती है तो इस नदी का जल जो है कम होने के कारण बटनेर हनुमानगढ़ तक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाता है। तो अधिकांशतः इसका समापन बिंदु बटनेर हनुमानगढ़ माना जाता है। लेकिन जब यहाँ कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश होती है या मानसून का प्रभाव अच्छा होता है तो उस कंडीशन में इस नदी के अंतर्गत जल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और जल की मात्रा अधिक होने के कारण यह तीव्र गति से बहते हुए अपने विस्तार क्षेत्र का प्रसार करते हुए फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है।
तो अंतिम बिंदु समापन इसका फोर्ट अब्बास पाकिस्तान माना जाता है, लेकिन अधिकांशतः ये कहाँ विलुप्त हो जाती है? बटनेर हनुमानगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर ध्यान रखना है आपको। अब इसके पश्चात देखिएगा, उद्गम हो गया, समापन हो गया। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। उद्गम को एक बार मैं मेंशन कर देता हूं। उद्गम कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। समापन की बात करें तो समापन जो है इसका माना जाता है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। आप देखिएगा यहां पर हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। लंबाई को लेकर के यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है। यहां उद्गम कालका की पहाड़ी, समापन फोर्ट अब्बास, यहां से और यहां तक ये बहते हुए अपना मार्ग जो है तय करती है। तो यहां से उद्गम से समापन तक इसकी जो लंबाई मानी जाती है, टोटल लंबाई बच्चों कितनी है इसकी? 465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है घग्गर नदी? 465 किलोमीटर। अब यहां देखिएगा, इसमें से केवल और केवल जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है यहाँ पर राजस्थान में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो राजस्थान के अंतर्गत बच्चों बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान में केवल और केवल मात्र यह 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राजस्थान के अंतर्गत कितने किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होती है? ये 100 किलोमीटर की। और कितने जिलों में प्रवाहित होती है ये क्लियर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में। तो यहां पर राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर और टोटल लंबाई 465 किलोमीटर। ये कुल लंबाई, ये कुल लंबाई और ये राजस्थान की। अब देखिएगा बच्चों, ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को लेकर के सवाल बनता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब देना। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो यहां पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 बेटा देखिएगा, पहली नदी का नाम कांकनी नदी, दूसरी नदी का नाम कांतली नदी, तीसरी का नाम घग्गर नदी और चौथी नदी का नाम मेरखारी नदी। अब देखिएगा, 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं, चारों ऑप्शन अंतः प्रवाही नदियों के हैं, लेकिन सवाल क्या है कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी के बारे में बात करें तो ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पहली नदी जो है कांकनी नदी, ये जैसलमेर में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई जो है 17 किलोमीटर है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कांतली नदी, और कांतली नदी जो है ये सीकर से उद्गमित होकर के झुंझुनू चूरू की सीमा पर विलुप्त होती है और इसकी लंबाई जो है ये 100 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिएगा घग्गर है। घग्गर नदी जो है टोटल लंबाई 465 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें केवल 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी, यहाँ राजस्थान में भी इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। तो कांतली और घग्गर दोनों की बराबर है। अब देखिएगा तीसरी जो नदी है, चौथी जो नदी है मेरखारी नदी, ये एक छोटी गौण नदी है। अब यहाँ पर देखिएगा अपना राइट आंसर जो होगा वो सवाल की प्रकृति के आधार पर क्या होगा। सवाल मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी यहां पर राइट आंसर होगा कांतली नदी। बच्चों ध्यान रखिएगा, घग्गर की भी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है, लेकिन सवाल में यदि की शब्द आ रहा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये शब्द अगर सवाल की लैंग्वेज में है तो कांतली नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और राजस्थान से बहने वाली, अगर से शब्द आता है बच्चों, तो यहाँ पर राजस्थान से बहने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फिर घग्गर नदी होगा, क्योंकि कुल लंबाई इसकी 465 है जो कि राजस्थान से होकर के गुजरती है, लेकिन राजस्थान में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो राजस्थान से बहने वाली सबसे लंबी घग्गर नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी
कांतली नदी को माना जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर की शब्द आता है तो कांतली और से शब्द आता है तो घग्गर नदी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब इसके पश्चात हम बच्चों बात करेंगे लंबाई के बाद इसके उपनाम को लेकर के। घग्गर नदी जो है, इस घग्गर नदी का उपनाम क्या है? तो उपनाम की यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा बच्चों, उपनाम, इस नदी को यहाँ पर मृत नदी भी कहते हैं। इस नदी को यहाँ पर सरस्वती ओब्लिक दृशद्वती नदी, नट नदी, नौटंकी नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। ये सारे नाम बच्चों किसके हैं? घग्गर नदी के हैं। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, दृशद्वती नदी भी कहते हैं, नट नदी भी और नौटंकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये तो हो गए इसके उपनाम। अब नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है इसमें वो है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो देखिएगा, अपवाह क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र से होकर के ये बह रही है, इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है और अपवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अपवाह क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पर अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है की बात करें, आपको प्रवाह मार्ग जो है वो तो आपको पता है, कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक है, लेकिन इस क्षेत्र को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं अपवाह क्षेत्र के नाम को लेकर के। यहाँ पर श्री गंगा नगर और हनुमानगढ़ की बात करें, ये दोनों जिले कहाँ हैं? राजस्थान में। तो यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, इसके अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके इंपोर्टेंट कर लेना। और देखिएगा इसको क्या कहते हैं, नाली एवं पाट के नाम से संबोधित करते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के अंतर्गत घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र का जो नाम है वो क्या है? नाली व पाट। नाली व पाट के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह नदी बहते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के हकरा क्षेत्र से ये प्रवाहित होती है। इसी कारण से हकरा क्षेत्र, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हकरा क्षेत्र पाकिस्तान में इस नदी के अपवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से ही संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं इसको? हकरा के नाम से ही संबोधित करते हैं इसके अपवाह क्षेत्र को। कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो ये है कि घग्गर नदी जो है, इसका तल, इसका जो पेटा है, इसका पेटा या बहाव क्षेत्र जो है इसका, ये हनुमानगढ़ के धरातलीय क्षेत्र से काफी ऊंचाई पर स्थित है। अर्थात सरल शब्दों में हम कहें कि जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, उस हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल घग्गर नदी के पेटे या तल से भी नीचाई पर स्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर घग्गर नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो उसका हनुमानगढ़ का धरातलीय क्षेत्र जो है वो इससे, इसके पेटे से नीचे, ये इसका पेटा और इससे नीचे क्षेत्र में धरातलीय क्षेत्र स्थित है। तो यदि यहाँ कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बारिश अच्छी होती है, मानसून अच्छा आता है, तो बाढ़ सबसे पहले कहाँ आने की संभावना बनती है? हनुमानगढ़ जंक्शन में बनती है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होकर के कहाँ जाएगा? नीचाई की तरफ जाएगा। तो यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन जो है इसके पेटे से नीचाई पर स्थित होने के कारण बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। इस तरह के देखिएगा बच्चों, राजस्थान की नदियों में दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो यहाँ पर हमने अभी चर्चा की, घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है ये हनुमानगढ़ जंक्शन से ऊंचे धरातलीय क्षेत्र पर है। और इसी तरह से बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी जो है, अभी आगे चर्चा करेंगे अरब सागरी नदियों की, तो उस दौरान भी विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। लूनी नदी जो है, इसका तल या इसका पेटा जो है बालोतरा बाड़मेर
जो जंक्शन है बालोतरा बाड़मेर जो जंक्शन है, उस बालोतरा बाड़मेर जंक्शन से ऊंचाई पर स्थित है। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि हनुमानगढ़ जंक्शन एवं बालोतरा बाड़मेर क्रमशः घग्गर एवं लूनी नदी के तल या पेटे से नीचे दरातलीय क्षेत्र में स्थित है। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अब नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे बच्चों हम एक अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न की। और एक अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इसका क्या है कि घग्गर नदी जो है, इस घग्गर नदी को राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कहा जाता है। घग्गर नदी देखिएगा, भारत के कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गमित होते हुए राजस्थान से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जितनी भी नदियां बह रही हैं उन सभी नदियों में से ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दूसरे देश में प्रवेश करती है। तो हो गई ना इंटरनेशनल नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी। तो यहाँ राजस्थान से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश किया इसने, इसी कारण से घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करेंगे यहाँ पर घग्गर नदी को लेकर के, और वो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है घग्गर नदी। देखिएगा, इस नदी के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर प्राचीन समय में एक सभ्यता की खोज की गई और उस सभ्यता को यहाँ पर नाम दिया गया कालीबंगा पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में ज़्यादा गहराई से चर्चा ना करके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं अपने बीएसटीसी के एग्जाम के अंतर्गत उसकी चर्चा करते हैं कि कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है और किसके द्वारा इसकी खोज की गई और कब की गई और इसका नाम कालीबंगा पीलीबंगा क्यों पड़ा। देखिएगा बच्चों, कालीबंगा और पीलीबंगा, काली के साथ भी एक शब्द जुड़ा हुआ है बंगा, और पीली के साथ भी ये ही शब्द जुड़ा हुआ है बंगा। तो बंगा का तात्पर्य होता है बच्चों कंगन। कंगन जो है यहां खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, कंगन खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, इसी कारण से इस सभ्यता को यहाँ पर, और वो भी किस रंग के, काले और पीले रंग के कंगन, काले और पीले रंग के कंगन यहाँ से प्राप्त हुए खुदाई के दौरान। इसी कारण से इस सभ्यता को यहाँ पर कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता का नाम दे दिया गया। और ये सभ्यता जो है कहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत खोजी गई। और इस सभ्यता के खोजकर्ता की बात करें, कब खोजी गई की बात करें, तो देखिएगा यहाँ पर इस सभ्यता के खोजकर्ता महत्वपूर्ण और मुख्य जो खोजकर्ता है उनका नाम है अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष जो है इनके द्वारा 1952 में यहाँ पर इस सभ्यता की खोज का कार्य किया गया। नेक्स्ट इनके बाद और भी काफ़ी सारे जो खननकर्ता हैं वो आए और उनके द्वारा भी यहाँ पर समय समय पर इसकी खुदाई का कार्य, इसके खनन का कार्य किया गया। जैसे हम बात करें नेक्स्ट खननकर्ता, और उनका नाम है यहाँ पर बीबी लाल। और यहाँ पर इनके द्वारा इसके जो खनन कार्य हैं वो कब किए गए, 1953 में किए गए। और नेक्स्ट अगले जो खननकर्ता हैं उनका नाम है बीके थापर। और बीके थापर जो हैं इनके द्वारा कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता के खनन का कार्य 1961 में किया गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा अंतःप्रवाही नदी के अंतर्गत हमने अभी चर्चा की किसकी, घग्गर नदी की, और इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नेक्स्ट अब अगली जो नदी है, दूसरी अंतःप्रवाही नदी जो है ये भी अति महत्वपूर्ण नदी है, तो उसको भी हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है। और दूसरी जो नदी है उस नदी का नाम जो है वो क्या है, कांतली नदी। तो बच्चों घग्गर नदी के बाद हम बात करते हैं राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण अंतःप्रवाही नदी के बारे में, और उस दूसरी अंतःप्रवाही नदी का नाम जो है बच्चों क्या है, कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में अब हम यहाँ चर्चा करेंगे, इसके उद्गम, इसके समापन, इसकी लंबाई और इस पर जो सभ्यता खोजी गई उस सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं इसके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसके उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम जो है इसका
माना जाता है सीकर खंडेला से। देखिएगा मैप की तरफ आइए बच्चों, यहाँ पर ये जो नदी है आपको दिखाई दे रही है, ये है कांतली नदी। इसका ये जो बिंदु है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो बिंदु है ये इसका समापन बिंदु है। तो यहाँ पर ये खंडेला सीकर और ये जो बिंदु है ये चोरू और झुंझुनू की सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है, वहाँ बाउंड्री लाइन पर जाकर के ये नदी जो है समाप्त हो जाती है। तो बच्चों इसके उद्गम और समापन को लेकर के हम बात करें तो उद्गम माना जाता है खंडेला सीकर, और समापन की यदि हम बात करें तो समापन माना जाता है बच्चों इसका झुंझुनू चोरू की सीमा, झुंझुनू चोरू की सीमा पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है, देखिएगा इसकी लंबाई को लेकर के बनता है। लंबाई जो है बच्चों इसकी कितनी मानी जाती है? 100 किलोमीटर मानी जाती है। अभी पिछली घग्गर नदी में हमने चर्चा की थी, राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, राजस्थान से बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। तो राजस्थान की शब्द आता है तो हम बात करेंगे यहाँ पर कांतली नदी की। ये राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी मानी जाती है। और राजस्थान से शब्द आता है तो हम बात करेंगे घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी राजस्थान से बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाही और कांतली राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। नेक्स्ट इसके पश्चात हम बच्चों बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो यहाँ पर वेरी मोस्ट माना जाता है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, और यह है इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र जो है बच्चों इसका किस नाम से जाना जाता है? कांतली नदी जो है, इस कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तोरावाटी। तोरावाटी अपवाह क्षेत्र जो है वो कौन सी नदी का माना जाता है? कांतली नदी का माना जाता है। जिस प्रकार से घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करी नाली व पाट कहलाता था, उसी प्रकार से कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों इसका बनता है वो ये बनता है कि कांतली नदी जो है वो दक्षिण से बहते हुए और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। जैसा आप मैप में देख रहे हैं, मैं एक बार यहाँ पर एक रेखा चित्र बना देता हूँ, उस रेखा चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये जो है ये सीकर जिला, ये जिला जो है ये झुंझुनू, और इसके बाद यहाँ पर ये जिला जो है ये चूरू जिला शुरू हो जाता है। तो ये चूरू जिला, ये बच्चों कौन सा? झुंझुनू जिला, ये जिला कौन सा बच्चों? सीकर। तो सीकर के खंडेला क्षेत्र से ये है नदी उद्गमित होती है, और यहाँ से उद्गमित होते हुए ये दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ इस तरह से देखिएगा बच्चों, यहाँ से ये उद्गमित होती है, सीकर खंडेला से यहाँ से उद्गमित होती है और इस तरह से उत्तर की तरफ ये प्रवाहित होते हुए चूरू झुंझुनू की सीमा पर जाती है। अब आप देख रहे हैं कि यह नदी झुंझुनू के बिल्कुल मध्य से बहते हुए जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ झुंझुनू के बिल्कुल बीचों बीच से बहते हुए ये उत्तरी क्षेत्र पर जाकर के समाप्त होती है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो आंसर होगा बच्चों कौन सा? कांतली नदी। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका, वो बनता है इस पर स्थित सभ्यता को लेकर के। इस नदी के ऊपर एक सभ्यता की खोज की गई और उस सभ्यता को यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बच्चों उसको? गणेश्वर सभ्यता। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता की खोज डॉक्टर R.C. अग्रवाल और उनके जो सहयोगी जो कार्यकर्ता थे उनके विजय कुमार जी, डॉक्टर R.C. अग्रवाल और विजय कुमार जी द्वारा यहाँ पर इस सभ्यता की खोज का कार्य किया गया। और ये सभ्यता जो है 1977-78 में खोजी गई। खोज का कार्य किया गया 1977-78 में, और जब इसकी खोज का कार्य किया गया तो पता लगा ये काफ़ी साल पुरानी सभ्यता थी। और यहाँ पर इस सभ्यता का जो अस्तित्व माना जाता है वो माना जाता है 2800 ईस्वी का। 2800 ईस्वी पूर्व, यहाँ पर 2800 ईस्वी पुरानी जो है ये
सभ्यता मानी जाती है, गणेश्वर सभ्यता। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा इसका लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रयुगीन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस सभ्यता के खुदाई के कार्य के दौरान यहाँ पर तांबे की खोज का कार्य किया गया और इसी कारण से इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो बच्चों कौन सी सभ्यता को कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता? इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आज की इस क्लास के अंतर्गत इतना काफ़ी है। बाकी की अंतःप्रवाही नदियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।